जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो कई बार अपनी कमियों को छुपाने के लिए या अपने फिजूल की डिमांड्स को पूरा करने के लिए दूसरे इंसान का खून कर देता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मई 2017 में मेरे सामने आया था, जब मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। शुरू में हमें यह सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा था, लेकिन जब हमने इस केस की छानबीन की, मैं ये देखकर हैरान हो गया कि इंसान जुर्म करने से पहले उसके नतीजे को नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि जुर्म करके वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। ये फाइल अर्जेंटली हेडक्वार्टर पहुंचाने ध्यान रखना। अरे अरे पाटिल, वड़ा पाव खत्म करके जाओ यार। सर रुको। सर मेरे पति पागल हो गए। बारे में पुलिस स्टेशन है, मेंटल हॉस्पिटल नहीं। मैं जानती हूँ सर ये पुलिस स्टेशन, और अभी मुझे डॉक्टर से ज्यादा आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। मेरे पति जब से घर लौटे तब से एक ही चीज रटे जा रहे हैं, वो उसने उसे मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। मुझे मरना नहीं, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। एक मिनट मैडम, एक किसने मारा, किसको मारा? सर मुझे नहीं पता, लेकिन 3 हफ्तों से इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं रहे वो। उसको मार दिया, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, उसको मार दिया, मुझे मार देगा, मैं नहीं चाहता, नहीं। बहुत डरे हुए सर, मेरी मदद कीजिए सर। ओके पाटिल, इनके साथ जाकर चेक करो जरा। कहाँ है करण? सर मैं उन्हें बेडरूम में लॉक करके रखती हूँ। वो कभी भी पैनिक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इसलिए। चलिए दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा खुला कैसे? करण! 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 कहाँ है करण? आपने तो कहा था उसको आपने यहाँ लॉक करके रखा है। हाँ सर, मैंने खुद दरवाजे को लॉक लगाया था। हो सकता है उन्हें कमरे की स्पेयर की मिल गई हो और अंदर से दरवाजा खोल के कहीं बाहर निकल। एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं? पहले आपने करण को इस रूम में लॉक किया, फिर इसी रूम की स्पेयर की आपने इसी रूम में छोड़कर चली गई। आपको तो चाबी कहीं और छोड़नी चाहिए थी। ये सब क्या है? सर करण जब पैनिक होते थे तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे। सर मैंने उन्हें बांध के इसलिए रखा था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। आप लोगों में से किसी ने भी आज करण को घर से जाते हुए देखा था? आज तो क्या सर, हमने कब से नहीं देखा उसे। आते जाते कभी भी करण की कोई आवाज नहीं सुनी आप लोगों ने? नहीं सर, ऐसे कोई भी आवाज कभी नहीं सुनी। किसी को उनके चिल्लाने की आवाज ना आए, इसीलिए मैंने उन्हें उस बेडरूम में लॉक किया था। सर करण अक्सर ऑफिस के काम से बाहर ही रहते थे, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से घर पर थे। सिर्फ आपके पति की आवाज बाहर तक ना पहुंचे, इसीलिए आपने अपने पति को रूम में लॉक करके रखा था? जी सर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप करण की एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिए, और अगर वो वापस आए तो मैं इन्फॉर्म करना। उसकी कोई फोटो होगी आपके पास? जी सर। सर मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हमें आपकी सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर कैमरा तो पिछले 15 दिन से खराब हुआ है, देखिए ना सर, काम चल रहा है। और 15 दिन बाद रिपेयर करवा रहे हैं आप? सर मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं रिपेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज कैमरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। नहीं साहब, मैं तो खाना खा रहा था और जाते हुए तो क्या साहब, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो घर पे है या नहीं। पाटिल, इस अनीता की स्टोरी मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें यकीन दिलाना चाह रही है कि करण आज घर से गायब हुआ है, जबकि मामला कुछ और है? हो सकता है सर। एक काम करो, इस करण की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो ये कहां काम करता है, वहां पूछताछ करो। सर करण, नितेश, मानव और मैं इस बिजनेस में पार्टनर्स हैं। आपका पार्टनर 3 हफ्तों से ऑफिस नहीं आया और आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वजह क्या है? सर उसकी वाइफ से पूछा था हमने, उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, तो हमें लगा जब ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। आप चारों इस कंपनी के बराबर के पार्टनर्स हैं? नहीं सर, मैं और आनंद 20-20% के पार्टनर्स हैं और करण 10% का पार्टनर है।
और बाकी के 50% मानव। और ये मानव कहाँ है? सर वो भी 3 मई के बाद से ऑफिस में आया नहीं है। उसको फोन करने की कोशिश की पर फोन स्विच ऑफ है। उसकी वाइफ से भी बात हुई हमारी, और वाइफ ने कहा कि फैमिली प्रॉब्लम चालू है तो वो नहीं आ सकते। सर हमने करण के ऑफिस में पूछताछ की। ऑफिस में सबको यही पता है कि करण की तबीयत खराब है, लेकिन उसके पागलपन के बारे में अनीता ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। नेचुरली एक बीवी सारी दुनिया को क्यों बताएगी? सर एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली। जिस दिन से करण पागलों जैसे बिहेव करने लगा है, उसी दिन से उसके कंपनी का एक पार्टनर मानव ओझा, जिसके कंपनी में 50% शेयर है, वो भी लापता है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। अच्छा, मतलब इन दोनों मिसिंग केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ पाटिल, इन दोनों के अलावा इस कंपनी में कोई और पार्टनर है? जी सर, 2 पार्टनर्स और हैं, आनंद कपूर और रितेश कपासे। दोनों को कंपनी में 20% का शेयर है। ओके, मतलब इस करण का इस कंपनी में सबसे कम शेयर है 10%। पाटिल हो ना हो ये मामला इस कंपनी से ही रिलेटेड है। एक काम कर, इस हाईएस्ट शेयर वाले के घर वालों से बात करते हैं। जी मानव ओझा यहीं पे रहते हैं? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। अब सर हम लोग अंदर चलकर बात कर सकते हैं? सर ठीक 3 हफ्ते पहले 3 मई की रात को मानव ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मुझसे सवाल लड़ाती है और फिर अपना सामान उठाकर घर छोड़कर चले गए। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, पूरी कॉलोनी वालों ने देखा, बहुत तमाशा हुआ, लेकिन मानव ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब तक वापस नहीं आए। और ऐसा करने का रीजन? मुझे राहुल आ गए ट्यूशन से? तुम एक काम करो, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं आती हूँ। ठीक है मामा। जी वो सर एक्चुअली मानो बहुत ही शक्की और शॉर्ट टेम्पर इंसान है। छोटी छोटी बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और मुझे बहुत गालियां देते हैं। यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक बहुत केयरलेस इंसान हूँ। और जब बात बात पर उनका हाथ उठाना बहुत ज्यादा होने लगा तो मैंने इस बात की कंप्लेन अपने भाई से की और वो आए थे मानव को समझाने। छोड़ो, चुप रह। जीजा है तू, इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ। हाथ पैर काबू में रख, वरना तोड़ के हाथ में दे दूंगा। दोबारा मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना, नोच नोच के आंखें निकालूंगा तेरी, समझा? लेकिन ये कोई तरीका नहीं अपने जीजा से बात करने का। चुप रह। नीना, तुम कुछ समझाओ ना। उससे क्या बात कर रहा है? एक बार समझाया, समझ में नहीं आया। इसे आप समझाना कहती हैं। एनीवे, तो ये विपिन साड़वी आपका भाई है? सर सगा भाई नहीं है, कजिन है। लेकिन सर मुझे पूरा विश्वास था कि मानव विपिन की बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि विपिन से उन्होंने अपने बिजनेस के लिए पैसे भी लिए हैं। और सर विपिन के समझाकर जाने के बाद मानव में काफी सुधार आ गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर अभी घर छोड़कर जाने की वजह क्या है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है सर। आपने मिसिंग कंप्लेन की है? नहीं, क्यों? क्योंकि सर मानव ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पहले भी जब भी गुस्सा आ जाता तो घर छोड़कर चले जाते, लेकिन 15-20 दिन बाद वापस भी आ जाते। मुझे नहीं लगता मानव का गायब होना और इस करण का अपना मेंटल बैलेंस खोना, इन दोनों बातों में कोई कोइंसिडेंस है। और हो ना हो, इसका संबंध इनके पार्टनरशिप बिजनेस से ही है। मुझे भी ऐसा लगता है सर, इन दोनों केसेस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अरे सुनो, इधर आओ। हाँ सर। वो सीसीटीवी कैमरा चलता है क्या? हाँ सर। पाटिल 3 मई की फुटेज निकलवाओ इससे। सर।
मानव ओझा के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक फैमिली मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर्स और कुछ रेगुलर नंबर्स के अलावा पिछले कुछ महीनों से वो किसी प्रफुल्ल वगेला नाम के एक आदमी से लगातार टच में था और मानव की मोबाइल की लास्ट लोकेशन वर्सोवा का दिखा रहा है। पता करो ये प्रफुल्ल वाघेला कौन है और उसको यहाँ पूछताछ के लिए बुला। सर मानव के सोसाइटी की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज। सर हमने कंफर्म किया है, ये जो गाड़ी फुटेज में दिख रही है ये मानव की ही है। अंधेरा काफी है इसलिए शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे। ये देखो, इसने सोसाइटी की गेट के बाहर लेफ्ट मारा है। एक काम करो पाटिल, इस गाड़ी के डिटेल सर्कुलेट करो और पता करो ये गाड़ी गई कहां पर। सर लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक ही कंपनी के दो लोग हैं जिसमें से एक पागल हुआ और उसी टाइम पे दूसरा गायब हो गया। कैसा है पाटिल, ये कहानी हमें अनीता ने सुनाई है लेकिन हमारे पास इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि करण सच में पागल हुआ और पिछले 3 हफ्तों से अपने घर में ही है। अच्छा, पड़ोसियों ने कोई आवाज नहीं सुनी। एक काम करो, अनीता के कॉल डिटेल्स निकालो और इससे पहले हमें खुद भी उसके साथ बात करनी चाहिए। सर मैं अपने पति के गुम होने की झूठी खबर क्यों सुनाऊंगी? देखिए हो सकता है आपके पति को गायब करने में आपका ही हाथ हो, वरना पुलिस के पास आने में 3 हफ्ते लग गए आपको। और जिस दिन आप हमारे पास आई उसी दिन आपकी रखी हुई चाबी से दरवाजा खोल के पति भाग गया। कमाल है। सर मुझे लगा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। कितने दिनों तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। वैसे करण वापस आया कब था? और जब वो आया था तभी भी उसकी हालत ऐसी थी? 3 मई को रात 9 बजे के आसपास आए थे। मैं और मेरी बेटी खुशी जब मार्केट से वापस लौटे तब मैंने देखा। करण क्या कर रहे हो? वो कुछ परेशान लग रहे थे और शायद कबर्ड में कुछ कर रहे थे। अगले दिन मैं उनके लिए सुबह चाय बना रही थी, तब अचानक मुझे उनकी चिल्लाने की आवाज आई। खुशी डरने लगी थी इसलिए मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद मैं आप लोगों के पास हेल्प के लिए आई पर वो भाग गए। उसी चाबी से दरवाजा खोलकर जो आपने छोड़ी थी, शायद जानबूझकर। सर मैं क्यों? एनीवे, जिस कबर्ड की आप बात कर रही थी वो कबर्ड दिखाइए। कौन सा कबर्ड? सर ये वाला। ये क्या है? किसकी शर्ट है ये? करण की शर्ट है सर। और ये खून? खून खून कैसे आया मुझे नहीं पता। नहीं पता? पाटिल, शर्ट को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। करण और मानव दोनों पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। एक काम करो पाटिल, ये जो हमें शर्ट पे ब्लड मिला है चेक करो इन दोनों में से किसी एक का है क्या। और एक और बात, पता करो कि करण और मानव का रिलेशन कैसा था, इनमें कोई अनबन तो नहीं थी। अरे तुमको क्या लगता है शो मैं 24 घंटा वड़ा पाव ही खाता हूँ क्या? ड्यूटी पे नहीं खा रहा हूं मैं वड़ा पाव। चलो चलो रखो अभी फोन। हाँ ओके बाय। लो अच्छी कड़क चाय, इसके साथ वड़ा पाव होनी चाहिए, हरी मिर्च। सर जो ब्लड स्टेन वाली शर्ट हमें अनीता के घर से मिली है, ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। पाटिल, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो उस शर्ट पर जो ब्लड है वो करण के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनीता और करण दोनों मिलकर हमारे साथ कुछ गेम खेल रहे हैं? एक काम करो, उस शर्ट पर जो ब्लड मिला है उसको मानव के ब्लड ग्रुप से मैच करके देखो। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मानव और करण 8 बजे अपने ऑफिस से यानी बैंड्रा से निकले। 9 बजे दोनों की मोबाइल लोकेशन दिखा रही है वर्सोवा।
और यहाँ पर मानव का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद से मानव गायब है। अब करण 9:30 बजे गोरेगांव पहुंचा अपने घर पे और उसकी बीवी का अनीता का ये कहना है कि उस रात जब से वो घर आया वो बड़ी ही अजीब अजीब बातें कर रहा था, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था कि कोई उसे मार देगा, कोई उसे मारना चाहता है। इसका मतलब एक ही है पाटिल, इन दोनों के साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर कुछ तो हुआ। क्या हुआ है? एक ही कंपनी के दो पार्टनर्स जिनमें से एक 3 हफ्ते पहले गायब हो चुका था और दूसरा मुझे मार देगा। इस घटना का सच जानने के लिए हमने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, जिससे हमें यह पता चला कि मानव ओझा प्रफुल्ल वाघेला नाम के किसी आदमी से रेगुलर टच में था। जब हमने प्रफुल्ल वाघेला को पूछताछ के लिए बुलाया तब एक ऐसा सच सामने आया जो कुछ और ही कहानी बता रहा था। सर, मैं एज ए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर काम कर रहा हूँ। मानव ने मुझे उसकी वाइफ नीना की जासूसी करने के लिए हायर किया था, क्योंकि मानव को शक था कि उसकी वाइफ नीना का उसके बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर चालू है। बिजनेस पार्टनर मतलब करण? जी सर, करण के साथ साथ उसका अफेयर आनंद के साथ में भी था। यहां तक कि करण, आनंद और उसका तीसरा पार्टनर नितेश के साथ में भी नीना के रिलेशन थे। क्या? यस सर। आपको ये सब पता कैसे चला? सर, जब मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तब मुझे पता चला कि वो तीनों के साथ में रेगुलर टच में थी। और जब मैंने उसका पीछा किया, उस पर नजर रखी, तब मुझे पता चला कि वो तीनों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे मिलती थी, जैसे कि होटल्स, लॉज वगैरह में। और सर, जब उसका बेटा स्कूल में या घर पे नहीं होता था तो वो तीनों उसके घर पे भी आते थे। आपके पास इस बात का सबूत होगा? यस सर, है सर। वो फोटोग्राफ्स में आपको मेल कर दूंगा सर। ठीक है शिंदे, यांचा ईमेल आईडी का। थैंक यू। पाटिल, इस नीना का बेचारी औरत वाला नाटक तो एकदम झूठ निकला। चलो इस बेचारी औरत से चलकर मिलते हैं और उसे मिलने से पहले तीखा वड़ा पाव खाएंगे ताकि हमारे सवाल भी तीखे। हाथ थे मेरे सबके साथ अफेयर, लेकिन ये अफेयर मैं कोई अपनी खुशी अपनी मर्जी से नहीं चला रही थी, बल्कि मानव से बदला लेने के लिए कर रही थी। किस बात का बदला? मुझे चीट करने का बदला। मानव का करण की वाइफ अनीता के साथ अफेयर चल रहा था। जब भी करण शहर से बाहर जाता तो मानव अनीता के साथ होते थे। घंटों घंटों फोन पर बातें करना, रोज मिलना जुलना। अरे कई बार तो मैंने शर्ट पर लिपस्टिक के निशान पकड़े। मुझे तो मानव ने सिर्फ मारपीट करने और अपनी भड़ास निकालने के लिए रखा हुआ था। आपने कभी मानव से इसके बारे में बात की? कोशिश की थी जवाब मांगने की, लेकिन और उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब जवाब मांगूंगी नहीं, बल्कि जवाब दूंगी। इसलिए मैंने अनीता के हस्बैंड करण के साथ ही अफेयर शुरू कर दिया। लेकिन ये बात आनंद को पता चल गई और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और फिर मुझे मजबूरी में आकर आनंद के साथ रिलेशन बनाना पड़ा। और फिर एक दिन आनंद ने नशे की हालत में ये सारी बात नितेश को बता दी। उसने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अफसोस नहीं था, बल्कि खुशी थी कि मानव मुझे चीट कर रहा था और मैं उसको डबल चीट करके अपना बदला ले रही थी। नीना का इन तीनों पार्टनर्स के साथ अफेयर था, ये बात तो कंफर्म हो गई, लेकिन मानव और अनीता का अफेयर था, इसका कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोबारा दुखियारी औरत वाला कार्ड खेल रही है? लेकिन सर, मानव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मानव के नंबर से अनीता का नंबर पे कॉल नहीं गया। हाँ, अनीता ने जरूर महीने में 1 या 2 बार मानव को कॉल किया, वो भी मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट, उससे ज्यादा ड्यूरेशन पे नहीं। हो सकता है कि अनीता को फोन करने के लिए मानव कोई और नंबर यूज करता। एक काम करो, अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। चल आप। हाँ, बोला था मैं। अच्छा ठीक। सर, करण के शर्ट पे जो ब्लड मिला था वो मानव के ब्लड ग्रुप से मैच हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मानव मर चुका है और ये काम नीना और इन तीनों पार्टनर्स का ही है। एक काम करो, आनंद और मितेश को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाओ।
और एट द सेम टाइम पाटिल तुम इनके ऑफिस जाकर पूछताछ करो। साला पता तो चले इस ऑफिस में चल क्या रहा है। तुम दोनों का और करण का अपने ही पार्टनर की बीवी के साथ अफेयर था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट गिव एंड टेक था सर। सर खुद हमें लाइन देती थी तो हमने भी रिप्लाई कर दिया, और कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ फिजिकल था। ऑफिस में किसी को ये बात पता थी? नहीं सर, इस बारे में ऑफिस में से तो किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा था। कैसी टेंशन? सर ये कंपनी हम चारों ने मिलकर शुरू की थी। मैं मानता हूँ कि वो 50% का पार्टनर था, इसका मतलब ये नहीं कि जब उसका दिल करे किसी को भी कंपनी बेच दे और हमें बाहर निकाल दे। तो इसलिए तुमने उसको गायब कर दिया? नहीं सर, हमने किसी को गायब नहीं किया। इनफैक्ट मीना ने हमें कहा था कि वो 10-15 दिन के लिए घर छोड़ के अक्सर चला जाता था और फिर वापस आता था। अच्छा, तो कोई और बात जो तुम लोगों ने नोटिस की हो या तुम लोगों को अजीब लगी हो? हाँ साहब, मानव साहब जिस दिन आखिरी बार ऑफिस आए थे, करण साहब भी उसी दिन आखिरी बार ऑफिस आए थे। इन चारों में कभी फैमिली को लेकर झगड़ा होते हुए सुना है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सब तो बहुत मिलजुल के रहते थे सर। वो तो मैं देख ही रहा हूं। दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों के भाईचारे की। एकदम सीखने जैसा है। शिंदे शिका काहीतरी यांच्याकडून इतना मिलजुल कर रहते थे कि अपनी पार्टनर की बीवी के साथ तीनों ने मिलजुल कर। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। हमसे एक बीवी नहीं संभलती और यहाँ अफेयर की पूरी दुकान लगी हुई है। पाटिल, अगर नीना की मानव और अनीता के अफेयर की बात सच मानी जाए तो इसका मतलब मानव और करण के बीच दोनों लेवल्स पे प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से करण ने मानव का मर्डर कर दिया? हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उसने मर्डर किया है तो कब किया है? मानव रात को घर पे आया, उसका नीना के साथ झगड़ा हो गया, उसने अपना सामान लिया, वो चला गया और फिर वर्सोवा में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और करण रात को 9:30 बजे घर पहुंच चुका था, या उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की है मोबाइल लोकेशन के जरिए कि वो घर पे था। अच्छा, अगर अनीता की बात सच माने तो फिर मानव को मारने के बाद करण खुद ही पागल कैसे हो सकता है? सर, वर्सोवा बैक रोड पे एक डेड बॉडी मिली है। हाँ सर, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आते ही होंगे। जी सर। सर इस तरफ। सर बॉडी की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। फेस बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और मर्डर करने वाले ने बॉडी पे कोई कपड़ा भी नहीं छोड़ा। बॉडी की हालत देख के तो लगता है मर्डर 10 से 15 दिन पहले हुआ होगा और काफी हद तक बॉडी डिकम्पोज भी हो चुकी है। और देखा जाए तो मानव की भी गायब हुए करीब 3 हफ्ते हो गए होंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉडी मानव की ही हो सकता है ये डेड बॉडी मानव या करण दोनों में से किसी एक की हो। एक काम करो पाटिल, इन दोनों के बच्चों के डीएनए के साथ इस लाश का डीएनए मैच करके देखो, और हाँ, उस मितेश और आनंद को पूछताछ के लिए बुलाना और जितनी जल्दी हो सके मुझे इनके कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। सर 3 मई को रात 10 बजे मानव ओझा की कार नासिक टोल नाका क्रॉस करते हुए सीसीटीवी में दिखी है। इसका मतलब ये मानव ओझा 3 मई को मुंबई से बाहर निकल चुका है, और अगर अनीता की बात सच माने तो सिर्फ 3 दिन पहले करण घर से गायब है। तो हो सकता है कि ये डेड बॉडी किसी और की है। शिंदे, नासिक टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज लेकर आ। सर फोन आपने उठाया था ना? जी सर। इस आदमी को देखिए, इसमें तो अच्छा खासा दिख रहा है। साला है तो वही जो फोन करने के बाद बोलता है पैसे नहीं है। तमीज से बात कीजिए, हस्बैंड है मेरे। सॉरी मैडम। फोन करने के बाद कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, दिन भर इधर ही भटकते रहता है।
दिन भर बड़बड़ाते रहता है, लोगों से मांग के खाना खाते रहता है। वो ना सर, वो देखिए। करण, करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करण, क्या हो गया तुम्हें? करण, किसने किसको मारा? तुमने क्या देखा था? करण, तुम्हें कौन मारना चाहता है? किसके बारे में तुम बोल रहे थे? अच्छा, 3 तारीख को क्या तुम मानव के साथ थे? करण, मानव को किसी ने मार दिया है। समझ में आ रही है तुम्हें? करण, तुम्हें कौन मारना चाहता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कोई तुम्हें मार देगा? सर, 1 मिनट आइए सर। सर, पिछले 3 घंटे से मैं इस करण से लगातार यही सवाल पूछ रहा हूं, कुछ बोलता ही नहीं। सर, जवाब देना तो दूर की बात है, मुड़ के देखता भी नहीं। क्या करें इसके साथ? या तो ये बहुत अच्छा एक्टर है पाटिल, या सच में सदमे में है। दोनों सूरतों में इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो हमें इससे निकलवानी है। अब सवाल यह है कि कैसे निकलवाएं। एक रास्ता है, शॉक ट्रीटमेंट। मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। करण, करण, मार देगा मुझे, मार देगा मुझे। पाटिल, पाटिल आराम मत। करण, नहीं, आराम से। नहीं नहीं नहीं, शिंदे पकड़ो उसे, मार देगा मुझे, मार देगा, करण मार देगा मुझे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांत, शांत, चलो बिठाओ सर। आपकी थ्योरी काम कर गई। करण के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि बॉडी मानव की ही थी, और शायद इसने मर्डर होते हुए देख लिया था। करण के रिएक्शन और राहुल के डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि वो लाश मानव ओझा की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें यह पता चला कि मानव ओझा को पहले पेट में चाकू मारा गया और उसके बाद किसी बड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। हम सिर्फ करण के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने मानव के दूसरे 2 पार्टनर्स आनंद और मितेश की पूछताछ शुरू कर दी, इस उम्मीद पर कि इन दोनों के जरिए हम मानव के कातिल तक पहुंच पाए। सर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मानव का मर्डर हो गया। जितना जल्दी यकीन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आगे भी बहुत सारी बातों पर अब तुम्हें यकीन करना है। जिस दिन मानव का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारी और मितेश की दोनों की मोबाइल लोकेशन वर्सोवा थी, और वर्सोवा में ही हमें मानव की डेड बॉडी मिली। सर, मैं आप वो हम दोनों बहुत टेंशन में थे सर, जब से हमें पता चला था कि वो पार्टनरशिप से हमको बाहर कर देना चाहता है। और ऑफिस से निकलते उस दिन हमने बियर पी थी सर, सीधा हम दोनों साथ में घर के लिए निकले थे। रास्ते में भूख लगी तो वर्सोवा में एक बहुत फेमस अंडा भुर्जी का स्टॉल है सर, वहीं से हमने खाना खाने के लिए रुक गए थे। अरे तो तुम वर्सोवा गए और तुमने वहां की बुर्जी नहीं खाई? एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ ना, अंडा नहीं खाता हूँ। तुम अंडा नहीं खाते? आओ, अब तुझे अंडा खिलाते, आजा। सर, ये झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, अभी सच बोल दे, ठीक है ना? तू बोलिए ना सच, जो है मैंने बोला ना सच, अब तू बोलना सच। अरे शांति शांति शांति, मुझे पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम दोनों वर्सोवा भुर्जी खाने नहीं गए थे। तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर मुरुगन स्वामी से मिलने गए थे। अब ये अच्छा होगा कि तुम दोनों सच सच बता दो, नहीं तो पाटिल तुम दोनों की बुर्जी बना देंगे, और इससे पहले ये हरी हरी मिर्ची तुम्हें खिलाएंगे। या पाटिल, या। सर, हम वर्सोवा गए थे सर, मुरुगन स्वामी से मिलने के लिए। तो हम लोग
मानव से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए तुमने मानव की सुपारी दे दी? नहीं सर, हमने सिर्फ उससे बात की थी, लेकिन वो बहुत पैसा मांग रहा था तो हम वापस आ गए थे। और ये सब हमने दारू के नशे में किया था, वरना हम ऐसा कभी सोचते भी नहीं। तुम क्या सोचते और क्या नहीं सोचते ये तुम्हें पता लगा कर रहूंगा। फिलहाल ये बताओ, इस तुम्हारे प्लान में करण भी शामिल था? हाँ सर, करण ने हमको मुरुगन स्वामी के बारे में बताया था सर। उसका पता नहीं, पर हम दोबारा मुरुगन के पास कभी नहीं गए थे। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? पाटिल सर घेऊन जाए ना। चलिए। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए पाटिल, क्योंकि ऐसा है, यहाँ पर हम इन लोगों से उगलवा भी लेंगे तो कोर्ट में लोग मुकर जाएंगे और ये केस सिर्फ एक गॉसिप बनकर रह जाएगा। सब ऐसे मितेश और आनंद के कॉल रिकॉर्ड से हमें मुरुगन का नंबर मिल गया और नंबर भी ट्रेस पे डाल दिया। सर, शकील अहमद पकड़ा गया, उसे लेके आ रहे हैं। साहब, अपन ने किसी को मारा वारा नहीं है। अपन को कॉल आया था एक गाड़ी छोड़ने का, नासिक टोल नाका के आगे जंगल में 5,000 रुपया मिलेगा। सब अपने गाड़ी छोड़ा और घर आ गए। काम खत्म साहब। सब इसके आगे पीछे का अपने को कुछ मालूम नहीं। सिर्फ गाड़ी छोड़ने के लिए 5,000 रुपए? हाँ, पुलिस को बेवकूफ समझ के रखा है क्या? था गाड़ी के अंदर क्या था? बोल। सच्ची बोलता है साहब, कुछ नहीं था। अपने कुछ चेक किया था कि कहीं डेड बॉडी या ड्रग्स वग्स का लोचा तो नहीं है। गाड़ी एकदम क्लीन था। फोन किसने किया था? मालूम नहीं साहब, 10-15 दिन पहले आया था तो साहब अपन को नंबर भी याद नहीं। पैसा किसने दिया? वो भी मालूम नहीं साहब। सब झूठ। हाँ, वो अपन को बोला, फोन पर बोला कि गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ही 5,000 रुपया रखा है, गाड़ी जंगल में छोड़ और घर को जा। अपन ने सब गाड़ी छोड़ा और पैसा लेकर घर को आ गया। सब अपन को पैसा मिल गया तो अब इसके आगे पीछे अपन काय को मगजमारी करेगा कि खून दिया, क्यों दिया, काय को दिया। शकील ने जहाँ गाड़ी छोड़ी है वहां से उसे रिकवर करो और उसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। इस शकील के एलिबाई भी चेक करना पाटिल। उसके कॉल रिकॉर्ड से वो नंबर निकालो जिससे उससे गाड़ी ठिकाने लगाने के लिए फोन आया था। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, अगर मुरुगन ने मानव को मारने की सुपारी ली थी तो फिर गाड़ी उसने खुद ठिकाने क्यों नहीं लगाई? उसके लिए शकील को क्यों बुलाया? सर, यह भी तो हो सकता है कि सुपारी मानव के बाकी के पार्टनर्स ने दी हो। लेकिन अगर मानव के पार्टनर्स ने सुपारी दी थी तो फिर करण मानव के साथ क्यों गया? करण इसलिए मानव के साथ था ताकि मानव कहीं और न जा पहुंचे। इसका मतलब ये सब प्लान्ड था। लेकिन अगर ये प्लान्ड था तो करण को ये मालूम होना चाहिए कि मुरुगन मानव का मर्डर करने वाला है, तो फिर उसे सदमा किस बात का लगा है? सर, मैंने नीना और मानव दोनों के बैंक डिटेल्स चेक की तो पता चला कि नीना के बैंक अकाउंट में नीना के भाई विपिन सालवी ने 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए। सर, आप ये कहना चाहते हो कि मैं अपने हाथों से अपने बहन को विधवा बना सकता हूं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर? आप इतने मेलोड्रामेटिक क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको एक सिंपल सवाल पूछा। आपने मानव को इससे पहले पैसे दिए थे जो उसने आपको लौटाए नहीं, उसके बावजूद आपने 30 लाख रुपए आपकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर किए। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन थी सर। बहन को पैसे देना कोई क्राइम है क्या? नहीं, लेकिन बहन की पति का मर्डर करना क्राइम है। अब एक रीजन दीजिए सर, मैं क्यों मारूंगा उसे? अगर कोई रीजन होगा तो वो आप खुद हमें बताएं। आपको क्या लगता है सर? इस विपिन के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नजर नहीं आ रहा। हालांकि अभी जो उसने मेलोड्रामा किया उससे मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। एक काम करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हाँ, बोला। अरे साहब, कैसी बात करते हैं आप? मैंने किसी का सुपारी उपारी नहीं लिया साहब। इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। देख मुरुगन, तू सच बोल। तू तो वो देख रहा है, वो मिर्ची शिंदे तेरे को खिला देगा और उसके बाद तू वैसे भी सच बोलेगा। नहीं शिंदे डाला साहब, पानी दो साहब। पहले सच बोल फिर पानी। साहब, वो दोनों लोग के लोग मेरे पास आए थे साहब। वो आनंद और वो मितेश दोनों मेरे को सुपारी देने को आए थे साहब। माना हो जाएगा साहब। वो लोग दोनों पी के फुल टाइट थे साहब।
और जब दोनों को मैं पैसा बोला ना साहब तो दोनों की सारी उतर गई और वहां से चले गए साहब। वो लोग बोले कि वापस आएंगे, लेकिन साहब वो लोग वापस आए नहीं। और फिर मेरे को मालूम चला साहब कि वो मानव ओझा का डेड बॉडी मिला है साहब। मेरे को पूरा यकीन था वो दोनों लुखे लोग आपके सामने मेरा ही नाम लेंगे साहब, इसके लिए चुप गया साहब। आनंद और मितेश का बयान एक दूसरे से मैच हो रहा है कि वो सुपारी का पैसा सुनने के बाद दोबारा गए ही नहीं। इसका मतलब करण ने ही मानव का मर्डर करवाया है और अब पागलपन का नाटक कर रहा है ताकि वो सजा से बच जाए। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए अनीता जी। क्या? ये सब कैसे हुआ और तब आप कहाँ थे? ये सो रहे थे तो मैं खुशी को छोड़ने स्कूल चली गई। जब वापस आई तो देखा शिंदे घर चेक करा, मर्डर वेपन सापडता का। सोसाइटी के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करो, तब तक मैं पड़ोसियों से बात करता हूँ। जी सर शादी थी इसलिए मैक्सिमम लोग सब नीचे ही थे, इसलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। और सर मैं करण जी की नीचे वाले फ्लोर पे रहती हूँ। तैयार होकर शादी के लिए जा रही थी, अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा करण जी तो रोज ही चिल्लाते हैं, उसने नई बात किया है, इसलिए सर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं नीचे आ गई। आपने जब ये चिल्लाने की आवाज सुनी तब टाइम क्या हुआ? 2-2:30 बजे के आसपास था सर। जी सर, नहीं हम उस सोसाइटी में ही हैं सर। आई लेट यू नो। या ओके थैंक्स सर शादी की वजह से बहुत लोग आ जा रहे हैं, इसलिए सीसीटीवी फुटेज चेक करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अनीता पर शक। अनीता को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाओ। जब करण घर से गायब हुआ तब आप घर पे नहीं थी, जब करण का मर्डर हुआ तब आप घर पे नहीं थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। या तो तुमने करण का मर्डर किया है या करवाया है, क्योंकि तुम्हें यह पता चल चुका था कि करण का नीना के साथ अफेयर चल रहा था। अगर उनके जीते जी मुझे ही पता होता तो मैं उन्हें छोड़ जरूर देती, लेकिन मर्डर करती या करवाती नहीं कि मुझे जेल हो जाती। और मेरे बच्चे का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं। अनीता के पास मानव को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आता। और एक बात तो तय है कि जिसने मानव का मर्डर किया है उसी ने करण का मर्डर किया है। ये हो सकता है कि करण ने मानव का मर्डर होते हुए देख लिया हो और अब कातिल को इस बात का डर हो कि करण ठीक होने के बाद सब कुछ बता ना दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कातिल है कौन? नीना, अनीता, आनंद, मितेश या फिर विपिन? एक काम करो, इन सब की मोबाइल लोकेशन निकालो और ये पता करो कि जब करण का मर्डर हुआ तब ये सब लोग कहां थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं लग रहा था और अब हम एक नहीं 2 मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मैं ये जरूर जानता था कि इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ कॉमन है, पर वो क्या बात है ये समझ में नहीं आ रहा था। और तभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मानव की सोसाइटी की फुटेज 3 मई की दिख रहा है? सेम घड़ी, सेम अंगूठी। एक और दिखाता हूं। 31 मई, जिस दिन करण का मर्डर हुआ। इससे साबित क्या होता है सर? ऐसी सेम टू सेम घड़ी अंगूठी किसी और के पास भी हो सकती है ना? बिल्कुल किसी के भी पास हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम मोबाइल नंबर तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि 3 मई को जब मानव का मर्डर हुआ तब तुम क्राइम स्पॉट पर थे। उसके बाद तुम मानव के घर गए, मानव की गाड़ी लेकर तुम वापस क्राइम स्पॉट पर पहुंचे और वहां पर तुमने वो गाड़ी शकील को दे दी। ठिकाने लगा। और मैडम आप, ये वो नंबर है जो मानव के नाम पर रजिस्टर्ड है।
और इस नंबर से आपने मितेश, आनंद, करण और आपके सो कॉल्ड भाई विपिन को भी आपने फोन किया। अब देखो, तुम दोनों की इतनी मदद मैंने कर दी, हाँ? यहां तक कहानी लेके आ गया। अब आगे की कहानी फटाफट बता दो, चलो। सर, पक्का आपको कोई गलतफहमी हुई है? विपिन मेरा भाई नहीं, मेरा लवर है। तो अब ये मत कहिए कि ये भी कोई क्राइम है। मैडम, भाषण नहीं, मानव को क्यों मारा? क्योंकि उसे मेरे सारे रिलेशंस के बारे में पता चल गया था। डिवोर्स देने वाला था वो मुझे। बोला कि एलिमनी में 1 रुपए नहीं देगा। तो मजबूरी में मुझे इन चारों से बात करनी पड़ी। मैंने तुम चारों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम में से जो भी सबसे पहले मुझे मानव से मुक्ति दिलाएगा, मैं पूरी जिंदगी के लिए खुद को उसके नाम कर दूंगी। मैं नहीं चाहता था कि मुझसे पहले कोई और मानव को रास्ते से हटाए। उसकी 2 वजह थी। एक, नीना हमेशा के लिए मेरी हो जाती, और दूसरी वजह, कंपनी में नीना का 50% शेयर जो इनडायरेक्टली मेरा हो जाता। इसलिए मैंने मानव को मारने का प्लान बनाया। मैं और मेरे आदमी मानव के ऑफिस के बाहर ही वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वो निकला। फिर एक सुनसान जगह पर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। शायद हल्का होने के लिए वो जंगल की तरफ जा रहा था। उसकी चीख सुनकर करण वहां भाग कर आया। मैं करण को देखकर हैरान था कि ये कब आया। मुझे नहीं मालूम था कि वो मानव के साथ है। करण खून देखकर डर गया। मैं ये सोच के डर गया कि ये बचा तो मुझे मरवा देगा, इसलिए मैंने उसे पकड़ा। लेकिन वो खुद को छुड़ाकर भाग गया। फिर देखा तो मानव अभी तक मरा नहीं था। पत्थर उठाया और उसके चेहरे पे मार दिया, उसका चेहरा फोड़ दिया। तब तक मेरे आदमी वापस आए और बोले करण उनको नहीं मिला। उसके बाद तुम मानव के घर गए? जी। खड़ी क्या हो, शुरू हो जाओ। कम ऑन, स्टार्ट। उसके बाद मैं वापस वहीं आया जहां मैंने मानव का खून किया था। गाड़ी वहां पे छोड़ी और शकील को लैंडलाइन से फोन किया। मुझे मालूम था करण को भी मारना पड़ेगा। मैंने उसके घर के ताले की डुप्लीकेट चाबी बना रखी थी। उसके घर का ताला खोला और अंदर दाखिल होकर जब करण अकेला था उसे भी मार दिया। करण के मरने के बाद हमें ऐसा लगा अब हम सेफ हैं, लेकिन जुर्म कभी भी छुपता नहीं है। क्या इस केस में विक्टिम्स को इस जुर्म की दस्तक नहीं मिली थी? जरूर मिली होगी, पर वो उसे समझ नहीं पाए। विपिन और नीना दोनों को अपने किए की सजा मिली, लेकिन यहां सबसे बड़ी सजा हुई मानव और नीना के बेटे राहुल और करण की पत्नी अनीता और उसकी बच्ची को। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये लीजिए, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। हमें ये बताइए, ये चोट कैसे लगी आपको? देखिए, घबराइए मत, आप हमें बता सकती हैं, हम उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेंगे। हम कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे पति को समझा दीजिए कि वो हमारे बच्चे को हमसे ना छीने। आपके पति आपको बच्चे से अलग क्यों करना चाहते हैं? अरे मैं क्यों अलग करूंगा सर? थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए हाथ उठ गया। और झगड़े किस घर में नहीं होते आप ही बताइए। लेकिन इनको देखिए, ये मैडम तो पुलिस में चली आई कंप्लेन लेकर के। आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाना चाहती, इसे छोड़ रहे हैं हम आपको। मैडम, आप जा सकते हैं। मिस्टर विजय, रुकिए। आइंदा अगर आपको गुस्सा आए ना तो ठंडा पानी पी लीजिएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। वो क्या है ना कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगी, समझ गया ना? अब आप जा सकते हैं।
ये सब आपका क्या धरा है बाबूजी? अब हमको बोल रहे हैं कि बस करो। हाँ तो क्या करोगे? जान से मार दोगे इसे? बाबूजी इनको जो करना है करे, हम इनको रोकेंगे नहीं, मगर नमन को मुझसे अलग मत करो। पगला गई हो क्या? कौन छीन रहा तुम्हारे नमन को तुमसे? अपने कमरे में जाओ, बाकी काम देखते हैं। जाओ। क्या कर रही है? पगला गए क्या? आज तो ये पुलिस थाने में गई है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि नफे की जगह नुकसान ही नुकसान हाथ में आए। देखिए बाबूजी, हम फिर से आपसे कह रहे हैं, न कल हमको आपके नफे नुकसान से मतलब था और न आज है। ये फैसला आपने किया था ना? हा? तो अब आप झेलेंगे इसको। नफे नुकसान की बात करते हैं, दिमाग खराब हो गया इसका। साक्षी बेटा, ये ले कॉफी। थैंक यू माँ। साक्षी बेटा, मैंने जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा तुमने? माँ, आपको मेरा जवाब पता है ना? पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरा क्या है बेटा, मैं तो कल वापस चली जाऊंगी, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा सोच लेना, बाकी तो खुद समझदार है। दूध और अखबार भी किसी ने उठाया क्यों नहीं? बहू, 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 क्या बात है? आज न तो तुमने अखबार उठाया न दूध उठाया। बसंत, बसंत, बसंत भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहू, तुमने कहीं भेजा है क्या उसे? क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? चलिए हटिए, हटिए। सिर्फ हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो वही औरत है जो 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। हाँ सर, वो पति पत्नी का झगड़े का मामला था। थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए हाथ उठ गया। और झगड़े किस घर में नहीं होते, आप ही बताइए। घर में कोई चोरी हुई है? पता नहीं सर। दुबे घर की तलाशी लो, देखो मर्डर वेपन मिलता है कि नहीं, और घर के चाकू छुरियों को उस घाव के साथ मैच करके देखो। चलो। आज सुबह जब अपने पोते नमन को स्कूल छोड़ने गए थे तो बहू घर में अकेली थी। वापस आए तो दूध और अखबार बाहर ही पड़ा हुआ था। उसे उठाकर अंदर लेकर आए, तब तक ये हो चुका था। तो क्या ये दरवाजा खुला था? दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, पर पता नहीं आज कैसे खुला रह गया। और इस बारे में जानकारी किस किस को है? फैमिली मेंबर और घर का नौकर बसंत। ये बसंत का है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया वो। जब आप घर के बाहर गए थे और स्कूल से वापस आए थे, किसी को आसपास देखा आपने? कोई सस्पिशियस एक्टिविटी? नहीं सर, हम तो रोज ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाते हैं पोते को। सर, घर में ना किसी फोर्स एंट्री के निशान है और ना ही घर में चोरी हुई है। बेडरूम का लॉकर खुला हुआ है जिसके अंदर काफी गहने रखे हुए हैं, पर्स के अंदर 10-15 हज़ार रुपए हैं, लेकिन सब इंटैक्ट है। सर, हमारी बहू कविता के गहने गायब हैं सर। मतलब कविता की बॉडी पे जो गहने थे सिर्फ वही गायब है, जबकि इतनी सारी चीजें हैं चोरी करने के लिए।
ये कैसे चोरी हुई? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी गहने चोरी हुए थे? एक मिनट सर, ये देखिए, ये हमारी बहू ने जो गहने पहने हैं वो गायब है सर। दुबे, इन फोटोज की कॉपी बनाओ और गहनों के सेलर्स को भेजो, उन्हें अलर्ट करो, इन्हें बेचने की कोशिश की जा सकती है। सर 2 दिन पहले आपके बेटे और बहू के बीच में झगड़ा हुआ था। थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए हाथ उठ गया, और झगड़ा किस घर में नहीं होते आप ही बताइए। आपका बेटा कहाँ है? वो तो कल रात को कलकत्ता चला गया बिजनेस के सिलसिले में। यहाँ आपकी बहू का मर्डर हुआ है और 12 घंटा पहले आपका बेटा कोलकाता चला जाता है। कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है ये? बाबूजी, ये क्या हुआ? ये कौन? घर का नौकर बसंत। कहाँ थे तुम? साहब, हम बाजार गए थे सब्जी लाने, और भाभी जी ने कुछ सामान मंगाया था तो इसलिए हम लेट हो गए। दुबे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और मिस्टर अशोक, अपने बेटे को इन्फॉर्म कीजिए कि जल्द से जल्द वो यहाँ है। दुबे, कलकत्ता से विजय के बारे में पता कर, इस घर के नौकर, न्यूज़पेपर और दूध वाले के बारे में पूछताछ कर। एक आम घर की गृहिणी का उसी के घर में मर्डर हो जाता है। जब हम ये केस सुलझाने के लिए गए तो परत दर परत कई पहेलियां सामने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पकड़ लिया, पकड़ लिया। बेटी को देख क्या हाल बनाया मेरे बेटे का। आज तो मेरे बेटे की जान ही ले लेती। काबू में रख अपनी बेटी को, वरना किसी दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर मत कहिए मैंने नहीं समझाया। हाँ तो बोलो। कविता के मर्डर के टाइम के आसपास अशोक नमन के स्कूल में और वो नौकर बसंत जनरल स्टोर में थे। विजय से भी बातचीत की, वो फिलहाल कोलकाता में वापस आने को कहा है। और सर, दूध वाले और अखबार वाले से भी बात की, किसी ने कुछ भी सस्पिशियस नोटिस नहीं किया। इसका मतलब कविता का जिसने भी मर्डर किया वो उसके घर वालों की मूवमेंट अच्छी तरह से जानता था। इतनी अच्छी प्लानिंग या तो कोई घर वाला कर सकता है या फिर वो जो कविता पे इतने दिनों से नजर रखा। इतनी अच्छी प्लानिंग करके, इस तरह से नजर रख के वो एक मर्डर करेगा और सिर्फ कविता के पहनने में गहने चुराएगा, जबकि घर में इतने सारे गहने मौजूद हैं, कैश मौजूद है, उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। कोई ऐसा मर्डर क्यों करेगा? दुबे, ये मत बोलो कि 2 दिन पहले कविता के साथ मारपीट की गई थी। हो सकता है उसके घर वालों ने उसे मारा और पुलिस को भटकाने के लिए ये चोरी का एंगल क्रिएट किया गया। एक काम करो, कविता की कॉलोनी में जाकर उसके घर वालों के बारे में पूछताछ कर, देखो क्या निकल के आता है। हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ होता ही रहता था भैया और भाभी के बीच में। और ये अशोक, जब झगड़े होते थे तब ये क्या करता था? विजय भैया उनकी सुनते ही कहाँ थे। सर, कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले लोग थे सर। अशोक और विजय जो अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं ना सर, ये प्रॉपर्टी कविता के पापा नारायण जी की थी, जो उनकी मौत के बाद कविता की हो गई सर। इसीलिए तो विजय ने कविता से शादी की थी। और तो और सर, जिस घर में वो लोग रहते हैं ना, वो घर भी कविता के नाम पे था। घर में इतने झगड़े होते थे, क्या कविता को विजय और अशोक से कोई खतरा था? कभी कुछ कहा उसने इस बारे में? रोज रोज के झगड़े से कविता बहुत शर्मिंदा रहती थी सर, इसीलिए बाहर के लोगों से मिलना ही अवॉइड कर दी थी सर। काफी दिनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई सर, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती।
कविता के कोई रिलेटिव्स? हाँ सर, सीतापुर रोड में उनके एक चाचा रहते हैं। कविता के चाचा आप ही? साहब, आपके लिए तो आज मरी है कविता, हमारे लिए तो कब की मर चुकी है वो। ये लीजिए। कविता बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये जमीन किसकी है? एक मिनट, हटिए हटिए। ये जमीन हमारी पत्नी कविता के नाम है और ये अपने रजामंदी से उसको बेच रही है। कविता बेटा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। ये जमीन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तुम तो भांजी हो ना, ऐसा मत करो कविता बेटा। अरे चाची, आप हटिए बगल में। वकील साहब, काम हुआ पेपर का पूरा? चलो कविता। हमारे बड़े भाई साहब यानी कविता के पिताजी ने ये जमीन हमें दी थी, लेकिन हमारे नाम पर करने के पहले ही वो गुजर गए। कविता ने इस बात का फायदा उठाया और जमीन को बेच दी। अब चाहे वो मरे या कोई उसे मार दे, हमें इससे क्या? तो ऐसा तो नहीं कि बदला लेने के लिए आपने कविता को मार दिया? इस सुरेंद्र पे नजर रखो और उसका बैकग्राउंड चेक करो और पता करो 2 दिन पहले कहाँ था। जी सर। अरे ये भूत है, इसके साथ नहीं खेलेंगे। मधु, हाँ उठाओ ले। अरे अभी तो हंगामा करके सोई है। जितना बोला उतना करो, समय निकलता जा रहा है। उठाओ इसे। अरे बस बीवी से भी ज्यादा जरूरी काम था कि उसके मर्डर के बाद भी तुम कोलकाता में रह गए। अरे साहब, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कविता से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था जो उसके लिए हम भागकर यहाँ आ जाते। लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम कुछ और ही कह रहे थे। वो हम अपने बाबूजी की वजह से बोल रहे थे कि ताकि लोगों में उनकी बदनामी ना हो। लेकिन सच तो यही है कि कविता से हमारा संबंध कब का खत्म हो चुका था। कविता के साथ संबंध खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के साथ तो खत्म नहीं हुआ था ना। उसकी एक इंच की प्रॉपर्टी तूने और तेरे बाप ने बेच डाली, और जब उसके पास कुछ नहीं बचा बेचने के लिए तो तूने उसे जान से मार डाला। देखिए सर, इस एंगल में आप ना ही पड़े तो बेहतर है। हमें मत पता किस एंगल में जाना हो, किस एंगल में नहीं, समझा? मिस्टर विजय, तुम्हारी पत्नी कविता की मौत के बाद तो फायदा तुम्हें पहुंचेगा ना। जिस घर में तुम लोग रहते हो अब वो तुम्हारे नाम हो जाएगा, पति जो हो तुम उसके। देखिए साहब, किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा ये पता करना आप लोगों का काम है। कविता के मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बस अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जा सकते हो। धन्यवाद। दुबे, जिस दिन कविता आई थी पुलिस स्टेशन में, उसी दिन हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। हम कर भी क्या सकते थे सर, कविता खुद ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी। और एक बात सर, अगर कविता वाकई में इतनी दबी कुचली थी कि सब कुछ इनके नाम कर दिया था, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी, तो इन लोगों के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर ये मर्डर का रिस्क क्यों लेंगे? दुबे, पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन घर में 2 और मर्द भी थे, अशोक और वो नौकर बसंत। हो सकता है प्रॉपर्टी का मामला ना होगा, बात कुछ और है। बसंत का तो नहीं पता साहब, लेकिन कुछ दिन पहले हम कविता मैडम के घर कपड़े देने गए थे तो वहाँ हमें बसंत का दोस्त चमन मिला था। निकल बाहर। गलती हो गई भाभी जी, गलती। कहाँ से आ जाते हैं? अरे क्या हुआ भाभी जी, इसने कुछ किया क्या? बताइए तो अभी ठीक किया देता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। तू निकल यहाँ से। हुआ क्या था? अब हुआ क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कविता मैडम बहुत गुस्से में थी। फटाफट बता दे कविता के घर क्यों गया था, नहीं तो करूँ तेरी खातिरदारी। बताता हूँ साहब, सब सच बताता हूँ। मेरी तो मती मारी गई थी साहब, जो मैं उधर गया था।
यहाँ कैसे है? तुम चमन हो ना, बसंत के दोस्त? हाँ मैडम। तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो? बेडरूम में ही तो आना था ना मैडम। हमने सोचा बसंत तो रोज आता है, आज हम चले आए। देखो ना मैडम, हम बसंत से कितने खूबसूरत दिखते हैं। आप उसके साथ कर सकती हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर सकती मैडम? हमें भी तो मौका दीजिए ना। माफ कीजिए मैडम, कविता और बसंत के संबंध है, ये बात तुझे बसंत ने बताई थी? हाँ साहब, उसी ने बताई थी मुझे। और ये बात का तूने यकीन कर लिया कि वो सच बोल रहा है? वो सच ही बोल रहा था साहब, क्योंकि उसने मुझे एक वीडियो दिया था अपना और वो मैडम का। उठा सर, उठा। साहब हम जबरदस्ती नहीं किए थे, बस हो गया था। साइन कर इस पे अभी। हमने कहा ना हम नहीं करेंगे, चाहे आप हमारी जान के रहे लो। चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो सच में जान ले लेंगे तुम्हारी हम। भाभी जी सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब ठीक? हम समझाएंगे भैया को, सब सही हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। भगत साहब, ये एक ही बार हुआ था, पर इसके लिए कविता भाभी को बहुत पछतावा भी हुआ। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे बसंत। हम इस बात को भूल जाए, यही हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने इसके जरिए कविता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और जब कविता को चमन के बारे में पता चला तो तेरा और कविता के बीच में झगड़ा हुआ और तूने कविता को मार दिया। नहीं साहब, हम मारे नहीं है साहब। सब वो जो वीडियो था वो हम अपने मजे के लिए बनाए थे। हमारी बहू नौकर के साथ, ये दोनों हमारी पीठ के पीछे। आपके घर के अंदर ये सब कुछ चलता रहा और आप लोगों को पता तक नहीं चला। क्यों मिस्टर विजय? आपसे पहले भी कर चुके हैं, कविता से हमारा कोई संबंध नहीं। अब हमारे पीठ पीछे वो क्या करती है, किससे मिलती है, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को तो फर्क पड़ता है मिस्टर विजय। अगर लोगों को पता चल जाता आपकी बीवी और नौकर के बीच में क्या संबंध है, क्या इज्जत रह जाती है आप लोगों की सोसाइटी में? इज्जत? किस बात की इज्जत? अरे हमारी इज्जत बची कहां? उसकी तो हमारी बहू ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए आप लोगों ने उसे उड़ा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें नहीं पता उसने ऐसा कुछ किया। अगर पता चलता तो हम खानदान की इज्जत की खातिर मार देते। कविता के मर्डर केस में कुछ अजीब बातें सामने आई। विजय का कविता के साथ बुरा बर्ताव करना, यह एक दस्तक थी, और इसी बुरे बर्ताव की वजह से कविता ने गलती की। लेकिन क्या इस गलती की वजह से कविता का मर्डर हुआ या वजह कुछ और थी? अभी हम सिरों को टटोल ही रहे थे कि अचानक से एक पेच पड़ गया। एक राज तो पहले से फाश कर चुका था, और ना जाने कितने राज थे जिसे छिपाने के लिए इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। दुबे, इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल। सर ये बसंत कविता के गांव में उसके साथ अक्सर आया जाया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता के चाचा वीरेंद्र ने इसका इस्तेमाल किया और फिर इसे ठिकाने लगा दिया? वैसे एक काम विजय और अशोक भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीरेंद्र से पूछताछ करो। और इसके दोस्त, क्या नाम है उसका? चमन। उसे बुला के लेके। पहले कविता के ऊपर हाथ डाला तो कविता का मर्डर हो गया, फिर कविता और बसंत के रिश्ते के बारे में जब राज फाश किया तो बसंत का मर्डर हो गया। बसंत से झगड़ा हुआ था ना तेरा, हाँ, इस बात को लेकर, तभी उसका मर्डर कर दिया तूने। नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता साहब। चल मान लिया तूने मर्डर नहीं किया, लेकिन तुझे तो पता ही होगा मर्डर किसने किया है। मुझे कैसे मालूम होगा साहब? मुझे नहीं मालूम साहब। क्यों नहीं मालूम होगा? राजदार था ना तो उसका। कविता और बसंत के रिश्ते के बारे में सिर्फ तुझे पता था, और वीडियो भी तूने ही देखा था। बसंत की लाइफ में क्या चल रहा है कुछ तो बताया होगा उसने तुझे। कुछ नहीं बताया उसने। हाँ साहब, एक बात तो पता है मुझे, अब आपके पते की है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम बस्ती के सारे नौकर ना दोपहर को क्रिकेट खेलते हैं साहब, तो बसंत भी आता था उधर, लेकिन पिछले 1 महीने से ना वो साहब नहीं आ रहा था। मैंने पूछा उससे तो उसने बताया कि वो एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है साहब उसे,
तो बस उससे मिलने ना वो मेहराम नगर जाता है, बस आप इतना ही पता है। दुबे, इस बसंत की नई गर्लफ्रेंड के बारे में पता करो। हो सकता है इस गर्लफ्रेंड के नाम पर ये कविता की मर्डर और लूट की प्लानिंग मेहराम नगर में ही कर रहा हो। सर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि बसंत और कविता के मर्डर से एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना हो। विजय और अशोक की इज्जत खराब की थी, कहीं मर्डर उस वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है। इस बसंत के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो ये मेहराम नगर में किस मोहल्ले में जाता था। अगर उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, और हाँ, कविता के चोरी हुए गहनों के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं सर, पर हमारे लोग अलर्ट पर हैं। सुनिए ना, एक बार चलता है ना, हमने खुद बात की है। देख, मुझे अपना काम करने दे। हाँ तो भाई, सबके कॉल रिकॉर्ड स्कैन करा था, तभी बसंत के घर के पास वाले मोबाइल टावर के रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। बसंत की मर्डर वाली रात 10 से 12 के बीच ये आदमी वहां मौजूद था। वाह अशोक साहब, मान गए हम आपको। हम कातिल की तलाश घर के बाहर कर रहे थे और कातिल तो घर के अंदर ही है। कौन कातिल? आप। ये रही आपकी मोबाइल लोकेशन। जिस रात बसंत को मारा गया उस रात को आप उसकी कॉलोनी में थे। क्या करने गए थे वहां पर आप? बसंत की अक्ल ठिकाने लगाने गए थे। हमारे घर में खाया और हमारी पीठ की चुचकुरा भोपा उसने, और उसी छुरे से फिर आपने उसे मार डाला? इरादा तो यही था, मगर वो घर पे नहीं था, ताला लगा हुआ था, इसीलिए हम लौट आए। हम कैसे मान ले आप सच बोल रहे हैं? हाँ तो मत मानिए, क्या फर्क पड़ेगा? बिठा के रखिए हमें यहाँ पे और घूमने दीजिए कातिल को आजाद। हमारे इस केस के साथ साथ दूसरी जगह इस केस से रिलेटेड कुछ हलचल चल रही थी जो हमारे इस केस को सुलझाने वाली थी। अजय, उठिए ना। नेहा, उठिए तो। नेहा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नेहा, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। हमने जो मंत्री पानी दिया था, तुमने पिलाया था ना? हाँ, पिलाया था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। इसे देखा नहीं? हाँ साहब, ये बसंत रोज रोज आता था, 4-6 घंटों तक रहता था साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कोई देख ले, अंदर चलो। चलो। हाँ तो मिस्टर विजय, ये बताइए आप बसंत की गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में क्या कर रहे थे? क्या? किसकी गर्लफ्रेंड? अच्छा, आपको नहीं मालूम?
बसंत आपका नौकर इन्हीं से तो मिलने जाता था इनके घर। क्या बात है मैडम, आपने विजय जी को बताया नहीं बसंत के बारे में? हाँ मिस्टर विजय, अब बताइए ये कौन सा एंगल है, या आप बताएंगी? बोलिए। हाँ सर, बसंत मुझसे मिलने आता था, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी सर। लखनऊ आने से पहले दिल्ली में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, आदिल। आदिल के पास मेरे कुछ पर्सनल वीडियोस थे सर। वो तो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ लखनऊ तक आ गया था सर। जब उसे विजय के बारे में पता लगा तो वो मुझे ब्लैकमेल करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने लगा था। मैं तंग आ गई थी सर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, चुपचाप सब सह रही थी। फिर एक दिन विजय ने बसंत के हाथों एक पार्सल भेजा मेरे घर। उस वक्त आदिल भी था और बसंत ने मुझे और आदिल को साथ में देख लिया। सर, बसंत को मेरे और विजय के रिश्ते के बारे में पता था और अब तो वो आदिल के बारे में भी जान गया था, इसलिए उसने भी मेरे साथ। अरे काहे रो रही हो मैडम? है जब इतना प्रसाद आप विजय भैया और आदिल साहब को बांट चुकी हैं तो थोड़ा हम भी चख लिए तो क्या हो गया, बताइए। सर, मना करने पर वो विजय को बता देने की धमकी देता था मुझे। मैं पूरी तरह से फंस गई थी सर। आदिल तो लखनऊ आने पर परेशान करता था, पर ये बसंत, इसने तो रोज का काम बना लिया था। अरे कभी भी आ जाता था सर। अब समझ में आने लगा है कि कविता बसंत का मर्डर क्यों हुआ था। आप मिस्टर विजय, कविता आपकी कानूनी पत्नी थी ना, और उसके रहते हुए आप साक्षी से शादी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने कविता को मार डाला। और साक्षी जी, आपको बसंत से छुटकारा चाहिए था, इसलिए आपने बसंत को मार डाला। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने किसी को नहीं मारा। इनफैक्ट बसंत ने मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझे खुद फोन किया था। आज हमको पुलिस ने उठा लिया था। देखिए, हम आप लोगों के चक्कर में और नहीं पड़ना चाहते। आप एक काम करिए, आप सिर्फ 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए, हम अपने गांव चले जाएंगे। 5 लाख रुपए? अरे हम कहां से लाएंगे 5 लाख रुपए? हमें नहीं पता कहां से लेके आएंगे, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो हम सब बता देंगे। अरे बसंत, लेकिन सर, मेरे पास जितने भी पैसे और जेवर थे मैं सब उसकी बताई हुई जगह पे लेके पहुंची थी। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने बसंत को नहीं मारा। इनफैक्ट मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। मिस्टर विजय, आपका क्या कहना है इस मर्डर के बारे में? अब हमारे बोलने से क्या हो जाएगा सर? आप तो वही मानेंगे ना जो आप पहले से मानकर बैठे हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि कविता के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस बसंत के मर्डर से। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ना ही कोलकाता और ना ही दिल्ली, समझा आप लोग? विजय, सॉरी। एक नौकर के साथ में सोती रही और हमको धोखे में रखा। आज से हमारा रिश्ता खत्म। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, चुपचाप हमारा घर खाली कर दो, समझी तुम? विजय, मत रो, अब रोना बंद भी करो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मत रो, अब रोना बंद भी करो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब इस केस में ठहराव सा आ गया था। हमारी हर एक लीड डेड एंड पे पहुंच रही थी कि अचानक से इस ठहरे हुए पानी में एक कंकरी गिरी और हलचल मच गई और मेरी टीम हरकत में आ गई। सर, अभी अभी एक खबर आई है। क्या खबर?
कविता के जो गहने चोरी हुई थी उनकी एक डील हुई है कृष्णापुर मार्केट में, और सर बेचने वाले की पहचान भी हो गई है। हम नहीं मारा था उस औरत को, लेकिन पैसों के लिए नहीं मारा था साहब। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए मारा था साहब, उसे ठीक करने के लिए मारा था। किसी की जान लेकर तेरी बेटी कैसे ठीक हो जाती? साहब हमको एक बाबा मिला था साहब। बच्चा, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ एक ही संतान है और उसके भी प्राण संकट में है। मेरे पास एक उपाय है, क्या कर पाएगा? जरूर करूंगा बाबा जी। अगर अपनी संतान की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें एक नर बलि देनी होगी। तुम्हें एक ऐसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसके दाहिने गाल पर तिल। आज से 7 दिन बाद अमावस्या की रात, उस रात से पहले ऐसी स्त्री को ढूंढो और उसकी बलि दो। उसके द्वारा धारण किए हुए सभी आभूषणों, याद रहे एक भी आभूषण उसके शरीर पे ना रह पाए, सारे के सारे आभूषण उसके शरीर से उतार लेना और उन आभूषणों को नीम के पानी में उबालकर अगली पूर्णमासी तक हर रात 12 बजे अपनी संतान को नहलाना। वो स्वस्थ हो जाएगी बच्चा। लेकिन बाबा जी, हम ऐसी स्त्री को ढूंढेंगे कहाँ जिसके दाहिने गाल पर तिल हो? अगर हृदय से ढूंढोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारी मदद करेगा। हम अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकते थे साहब। 2 दिन तक वैसी औरत को बाजार, सड़कों पर हर जगह ढूंढा साहब, लेकिन वो नहीं मिली। फिर एक दिन एक घर से काम के लिए फोन आया साहब। हो गया मैडम। कितने पैसे हुए? 200 मैडम। हमें जैसी औरत की तलाश थी वो हमें मिल गई थी साहब। आप हमको माफ कर दो मेम साहब, आपके मरने से ही हमारी बेटी ठीक हो सकती है। तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा है। मेरे मरने से भला तुम्हारी बेटी कैसे ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है, बाबा जी ने कहा है, और ये हमको करना ही होगा मेम साहब। बाबा ने हमको जैसा बताया था हमने सब कुछ वैसा ही किया था साहब। फिर भी हमारी बेटी नेहा मर गई साहब। नेहा के जाने के बाद हमारे इस शहर में बचा ही क्या था? जो कुछ भी था मैं उसे बेचकर अपने गांव जा रहा था साहब। तेरे इस अंधविश्वास की वजह से नहीं केवल कविता की जान गई, बल्कि तो अपनी बेटी का भी हथियार है। उसे डॉक्टर की जरूरत है। कविता के घर से किसने फोन किया था तुझे काम के लिए? सर बसंत। तुम्हारे पति ने अपनी सनक में किसी की हत्या कर दी और तुम उसके इस पागलपन में उसका साथ देती रही। हाँ? बहुत गरीब लोग हैं साहब, काम ही नहीं था उनके पास। मैं भी नेहा की वजह से एक ही घर में झाड़ू पोछा करती थी। क्या करे, इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। जो वो कहते गए साहब मैं वो करती गई। लगा कि नेहा ठीक हो जाएगी, पर नहीं साहब, नेहा ठीक नहीं हुई। कहाँ काम करती हो तुम? मेहराम नगर में। हमारे हाथ में एक सिरा आ गया था, लेकिन हम कोई भी गलती करके मुजरिम को चौंकाना नहीं चाहते थे। सरवन जिस जगह बाबा से मिला था उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मेरी टीम ने खोज निकाली थी। हाँ साहब, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये बाबा का फुल गेटअप बेचा था। किसको बेचा था? सर सीसीटीवी है सर, आप चाहें तो देख सकते हैं।
ये देखिए सर। तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम ही वो मास्टरमाइंड हो जिसने बसंत और कविता का मर्डर प्लान किया। सर, आप ऐसे कैसे मेरे पे इल्जाम लगा सकते हैं? क्योंकि कविता का मर्डर करने वाली सरवन की बीवी मधु तुम्हारे यहां काम करती थी। कहाँ काम करती हो? मेरा नगर में साक्षी मैडम की यहाँ। मधु मेरे यहाँ काम करती है, उसका आदमी नहीं। हम जानते थे आप कुछ ऐसा ही बोलेंगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। दुबे, लेके आओ उसे। पहचाना है सर? तुम तक पहुंचने के लिए पहले हमने तुम्हारे आशिक को दबोचा। सर, मैं साक्षी का रेप क्यों करूंगा? मैं तो उसका कस्टमर था, पैसे देता था। सर, साक्षी मेरी अय्याशियों के बारे में मेरी बीवी को बताने की धमकी दे रही थी और मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझे बाबा बन के शरवण को फंसाने के लिए कहा। मगर जब कविता के मर्डर की पुलिस ने जांच शुरू की, मुझे लगा कि मैं फालतू में लपेटे में आ जाऊंगा, इसलिए वहां से भाग गया सर। और ये रहा तुम्हारा तीसरा सबूत। लैपटॉप लेके आओ। ये देखो। ये तुम ही हो ना बाबा का गेटअप लेने के लिए दुकान पे गई थी? अब साक्षी मैडम, ये सारे लिंक्स आप ही जोड़ेंगी या आपका मुंह खुलवाने के लिए इन्हें बोलो? मैडम की अच्छी तरह से खातेदारी करें। हाँ, बोलो। सर, वो दिल्ली में जॉब के दौरान मुझे एस्कॉर्ट सर्विसेज के बारे में पता चला था। मैंने पैसा कमाने के लिए एस्कॉर्ट सर्विसेज ज्वाइन कर ली। 2 साल पहले विजय मुझे सोशल मीडिया पर मिला था, फिर हमारा अफेयर हो गया। विजय को मेरे एस्कॉर्ट होने के बारे में अंदाजा भी नहीं था। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसके पास पैसे भी थे बहुत सारे। मुझे लगा लाइफ में सेटल होने का अच्छा मौका है, इसलिए उसके साथ लखनऊ आ गई। पर यहाँ की मुझे पता लगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। विजय ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए मुझे यकीन दिलाया, लेकिन वो कविता, वो उसे तलाक देने के लिए रेडी नहीं थी। हमने कहा ना हम साइन नहीं करेंगे। पहले आपने जहां जहां बोला आपसे बिना कोई सवाल के हमने साइन कर दी, पर ये तलाक के पेपर पे हम साइन नहीं करेंगे। कविता विजय को तलाक देने के लिए राजी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस कविता को तो रास्ते से हटाना होगा। और तब मुझे मधु से सरवन के अंधविश्वास का पता चला। क्या बताए ना इंसान, एक तो बेटी का दुख और ऊपर से हमारा ये पति इतना टोना टोटका करता है कि अगर कोई बाबा उससे कहे ना किसी की गर्दन काट के लेकर आओ तो वो भी लेके आए। फिर मैंने सरवन के अंधविश्वास का फायदा उठाया। सरवन को तो मैंने फंसा ही लिया था और इस बसंत को भी पैसे का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। बसंत से सरवन को कॉल करवाकर कविता से मिलवा दिया। बसंत को क्यों मारा? जब पुलिस ने उसे उठाकर पूछताछ की तो वो डर गया था। हम आज गांव जा रहे हैं, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, वरना हम तो फंसेंगे ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अगर उसे 5 लाख रुपए दे भी देती ना सर, तब भी वो हमेशा के लिए मेरे लिए खतरा बना रहता। इसलिए विजय की प्रॉपर्टी पाने के लिए इतनी प्लानिंग की, लेकिन तुम ये भूल गई कि किसी की मौत से जिंदगी नहीं पाई जाती। अब सारी जिंदगी काल कोठरी में बिताना। दुख हो या खुशी, बांटने पर जब अपने लोग आगे बढ़ते हैं तो बड़ी तसल्ली होती है, लेकिन जब यही अपने स्वभाव बदल देते हैं तो इंसान सबके साथ रहने के बावजूद अकेला पड़ जाता है, हंसने रोने के लिए कंधा तलाशने लगता है। और यही हुआ था कविता के साथ। कविता का पति विजय और उसके ससुर के अंदर छिपी लालच एक बहुत बड़ी दस्तक थी। यह रिश्ता महज दौलत पर टिका हुआ था। विजय की जिंदगी में साक्षी जैसी लड़की का सोशल मीडिया से आना और उसका इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कह देना, यह एक बहुत बड़ी दस्तक थी। उस ढोंगी बाबा का सरवन को मर्डर के लिए उकसाना सबसे बड़ी दस्तक थी, और इस अंधविश्वास की वजह से किसी की जान तक चली गई। जब रिश्तों की घुटन जानलेवा हो जाती है तो ये एक बड़ी दस्तक होती है कि आगे चल के कभी भी कुछ भी हो सकता है।
अपने और अपनों की रिश्तों की कदर कीजिए, इससे पहले कोई बाहर वाला आके इसका फायदा उठाए। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें